आज गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय विचारकों के शैक्षिक विचार को जाना, जो भारतीय दार्शनिक थे या भारतीय शैक्षिक विचारक थे, उनके हम शैक्षिक विचारों को जाने। आज से हमारा पाश्चात्य दार्शनिकों का शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में जानेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा के संदर्भ में क्या विचार दिए, उनका अपनी प्लेटो की क्या शैक्षिक विचारधारा थी। ठीक है, क्या हो रहा है स्क्रीन? अच्छा, वहां से नहीं है। आयुषी, 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 हेलो, आयुषी, हेलो, यस आयुषी। मैम, मैम कर दी, मैंने कर दी, आप कर लीजिए स्क्रीन शेयर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम टीचिंग पॉइंट देख ले, क्या क्या इनके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जानेंगे प्लेटो के बारे में कि कब जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है, और कब इनकी मृत्यु हुई, और फिर इन्होंने शिक्षा को किस रूप में लिया इसके बारे में जानेंगे, और क्या शिक्षा का उद्देश्य बताया, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, और कौन सी शिक्षण विधि ने अनुशासन क्या बताया, प्लेटो का क्या विचार था, आज हम इनके बारे में जानेंगे। ये हमारे आपके टीचिंग पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम परिचय पे आते हैं कि प्लेटो का परिचय क्या था। तो जो जन्म है प्लेटो का, वो और प्लेटो सिर्फ एक शिक्षा विचारक ही नहीं थे, शिक्षा शास्त्री नहीं थे। इसके साथ साथ प्लेटो एक दार्शनिक, राजनीतिक, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री थे। और प्लेटो की जो मुलाकात थी, जब ये प्लेटो 20 वर्ष के थे, तो 20 वर्ष की ही आयु में इनकी मुलाकात सुकरात से हुई है। सुकरात के संपर्क में आए, और जब सुकरात के संपर्क में आए तो इनके साथ ही वो रहना शुरू किए, और 8 वर्ष तक ये सुकरात के निर्देशन में या सुकरात के संरक्षण में रहे, और सुकरात के इनको ऊपर काफी प्रभाव भी पड़ा सुक के विचारों का। फिर जब 399 में रात को प्राणदंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, तो इसे बहुत ये दुखी हुए, व्यथित हुए, और ये देश छोड़कर निकल घूमते हुए, अध्ययन करते हुए, और बहुत से विचारों पर चिंतन करते हुए और लेखन करते हुए फिर और एक एकेडमिक नामक शिक्षण संस्थान खोला, जिसमें कि इन्होंने स्त्री और पुरुषों दोनों के इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो प्लेटो शिक्षा को मतलब जीवन का जो पहला स्थान देने की बात है, उन्होंने शिक्षा को दिया। यहाँ पे लिखा है कि प्लेटो ने शिक्षा को एक महान वस्तु माना। ठीक है, इन्होंने शिक्षा को एक महान वस्तु माना, और इन्होंने जो महान ग्रंथ, कई रचनाएं इनकी है, अभी आगे चल के हम बताएंगे, उसी में से एक इनकी महान रचना है दी लॉज। इसमें इन्होंने लिखा, शिक्षा के बारे में लिखा दी लॉज में, कि शिक्षा प्रथम यानी पहली, शिक्षा जो है वो पहली चीज है तथा श्रेष्ठतम वस्तु है। शिक्षा ही वो पहली एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सर्वोत्तम मनुष्य होंगे, जो सबसे अच्छे मनुष्य होंगे, सर्वोत्तम का मतलब जो सबसे अच्छे हों, सभी गुणों से युक्त हों, वही मनुष्य शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ऐसी प्रथम व श्रेष्ठतम वस्तु है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम का मतलब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ वस्तु है, और उसे कौन प्राप्त कर पाएगा? जो सर्वोत्तम मनुष्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें से इन्होंने लगभग शिक्षा के ही बारे में ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। द रिपब्लिक है, एपोलॉजी, क्रिटियाज, द स्टेटमैन, द प्रोटोगोराज, द लॉज और क्राइटो।
ठीक है। इसमें से इन्होंने रिपब्लिक पर भी, क्राइटो पे भी, दी लॉज में भी, इसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में ही बताया है, शिक्षा क्योंकि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कैसी शिक्षा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने शिक्षा को मतलब शिक्षा को किस रूप में लिया या शिक्षा के अर्थ को इन्होंने किस तरह से बताया। तो ये मानव इतिहास में अगर इतिहास मनुष्य के इतिहास की बात करते हैं, जो चला आ रहा है, शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है या शिक्षा का विकास होता चला आ रहा है, तो मानव इतिहास में शिक्षा के संबंध में प्रथम पुस्तक, जो पहली पुस्तक शिक्षा के बारे में लिखी गई, वो पुस्तक थी, वो पुस्तक प्लेटो ने लिखी और पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। ठीक है। तो शिक्षा के संबंध में पहली पुस्तक की रचना करने वाले हमारे प्लेटो जी थे, जिन्होंने उस पुस्तक का नाम रखा रिपब्लिक। प्लेटो ने समाज की रचना का सर्वप्रमुख साधन शिक्षा को माना। यानी इनका मानना था कि जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, उसका अगर रचना होता है, उसका निर्माण होता है, तो वो है शिक्षा के द्वारा। समाज का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। और इन्होंने कहा कि समाज संघर्ष विहीन तभी होगा, यानी जो विभिन्न वर्गों में समाज विभाजित है, और तो वो संघर्ष विहीन तभी होगा जब सभी लोग अपने गुणों के अनुसार सभी लोग शिक्षित होंगे। यानी आवाज नहीं आ रही क्या ऋषि? सभी लोग जब अपने गुणों के अनुसार शिक्षित होंगे, तभी समाज हमारा संघर्ष विहीन होगा। इन्होंने समाज को अपने समय में 3 वर्गों में विभाजित किया था। एक तो शासन करने वाला यानी संरक्षक, जो राजा है। दूसरा सैन्य व्यवस्था मतलब रक्षा करने वाला। तीसरा व्यवसायिक, जो उत्पादक का कार्य करे। ठीक है। इन्होंने चौथे वर्ग जो दास वर्ग था, उसकी बात इन्होंने बिल्कुल उस पर चर्चा भी नहीं की है। तो समाज की इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया, संरक्षक जो राजा है, रक्षा करने वाला, संरक्षक यानी हमारा संरक्षक करने वाला यानी, और रक्षा करने वाला यानी जो सैनिक है, और तीसरा उत्पादक वर्ग, जो हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था करे। तो इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब यही है कि संघर्ष विहीन तभी होगा कि जब तीनों वर्ग अपने अपने वर्ग के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे, उस गुणों में वो निपुण हो जाएंगे, तो समाज का जो स्वरूप होगा वो संघर्ष विहीन होगा। कोई एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेगा, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा। ठीक है। और प्लेटो ने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया है एजुकेशन को। दी रिपब्लिक में जो इनकी बुक थी दी रिपब्लिक, उसमें प्लेटो ने शिक्षा को युद्ध और युद्ध का संचालन एवं राज्य के शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना। यानी जब कोई भी शासन है, कोई भी राज्य है चलता है, तो उसके लिए युद्ध जरूरी है, क्योंकि अगर बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसकी रक्षा हमें अपने सैन्य व्यवस्था से करनी पड़ती है और युद्ध के द्वारा करते हैं। और उस युद्ध का संचालन करना एवं राज्य में शासन करना, इन 3 विषयों जैसे ही इन्होंने शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है वो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का स्वरूप हो या शिक्षा है, वो नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया, यानी शिक्षा को उन्होंने कहा शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा बालकों का या मनुष्यों का नैतिक प्रशिक्षण किया जाता है, जिससे वह शिक्षा के सद्गुणों को प्रकट करने वाली प्रक्रिया मानते हैं। यानी शिक्षा के द्वारा इनका मानना था कि जो भी हमारे अंदर अच्छे गुण हो, सद्गुण हो, वो शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा ही बाहर आते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि शिक्षा के अर्थ इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा से अभिप्राय, अगर उनके शब्दों में देखा जाए तो इसका जो निचोड़ आएगा उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति, यानी अच्छे आचरण की पहली प्रवृत्ति जहां से शुरुआत हो जाए, सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। यही सच्ची शिक्षा है। यानी इनके कहने का मतलब है कि शिक्षा के द्वारा
ऐसे हमारे अंदर सद्गुण उत्पन्न किया जाए, ऐसा हमारे अंदर अच्छा आचरण उत्पन्न किया जाए कि जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है या वो अच्छी नहीं है, समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, उसके प्रति हमारे अंदर शुरू से ही घृणा का भाव रहे। और जब घृणा रहेगा तो उस गलत चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जो वस्तु उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करे जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, यानी जो हमारे लिए अच्छी हो, उस वस्तु के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना वो शिक्षा उत्पन्न करे, ताकि हम जीवन भर हम उससे प्रेम करें। यानी इसका मतलब यही है कि हम अच्छी चीज को एक्सेप्ट करें और जो गलत चीज है, नकारात्मक चीजें हैं, उसके प्रति हमारे अंदर घृणा की भावना पैदा करे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए या शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या शिक्षा का उद्देश्य बनाया। ठीक है, तो इनका मानना यही था कि जो शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य जो है वो है कि बुराइयों को जड़ से समाप्त करना। यानी शिक्षा बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के साधन के रूप में है। तो जो वही बात है कि जब हम गलत चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके प्रति हमारे अंदर नफरत होगा, तो हम अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे। यानी शिक्षा के द्वारा हमारी जितनी गलत चीजें हैं, बुराइयां हैं, वो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम उस वस्तु से आजीवन घृणा की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और उन्होंने कहा शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए जिससे आत्मा का उन्नयन किया जा सके। आत्मा, हमारी जो अंतरात्मा, चूंकि ये आदर्शवादी थे, ये आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो इन्होंने आत्मा के भी अस्तित्व को स्वीकार किया आदर्शवादियों की तरह। तो इनका यही मानना था कि शिक्षा आत्मा के उन्नयन के लिए, यानी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिकता की भावना के लिए भी, नैतिकता के गुण को सिखाने के लिए और मानव को श्रेष्ठ प्राणी बनाने के लिए भी शिक्षा को आवश्यक माना, या शिक्षा को उद्देश्य के रूप में माना कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य की सामाजिकता, नैतिकता एवं मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। तो अगर हम इनके उद्देश्यों को हमने इन बिंदुओं द्वारा देख सकते हैं कि इन्होंने अपने शिक्षा के द्वारा कौन कौन से उद्देश्य रखे जिससे व्यक्तियों के निम्न गुणों का विकास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इन्होंने उद्देश्य रखा, उसको उन्होंने रखा कि बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास। यानी जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो बुराई है, उसकी समाप्त हो जाए शिक्षा के द्वारा, और हमारे अंदर सद्गुण, अच्छे गुणों का विकास हो जाए। इन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में स्पष्ट करते हुए लिखा था, पूरी घोषणा की है कि अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ है। यानी इनका मानना था कि अगर हमें किसी वस्तु का, किसी चीज का, जो भी हमारे चारों तरफ समाज में जो ज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं है, तो वही हमारी बुराई का जड़ है। इसलिए हमें अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सुकरात की तरह कहा कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास, यानी अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सद्गुण जो माना, वो बुद्धिमत्ता को माना कि मनुष्य में बुद्धिमत्ता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अज्ञानता को ही बुराई की जड़ माना है। तो बुद्धिमत्ता को इन्होंने सद्गुण माना, और इन्होंने कहा कि हर शिशु में, हर बालक में जो बुद्धि होती है या हमारा विवेक होता है, वो निष्क्रिय रूप से विद्यमान रहता है। कोई भी ऐसा बालक नहीं होता है जिसमें बौद्धिक क्षमता न हो या उसमें विवेक न हो, वो निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रूप से रहता है। लेकिन शिक्षा का यह कार्य है कि वह उस निष्क्रिय विवेक को सक्रिय बनाए और बालक अपने विवेक का उपयोग करे, और विवेक से ही मानव अपना एवं अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इन्होंने जो शिक्षा का एक पहला उद्देश्य बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक में बुराइयों को समाप्त कर सके और अच्छे गुणों का, सद्गुणों का विकास कर सके। दूसरा जो इन्होंने उद्देश्य बताया वो है सत्य, शिव एवं सुंदर की प्राप्ति। ठीक है, आदर्शवादी भी सत्यम शिवम सुंदरम
की बात करते थे। तो प्लेटो भी चाहे वो प्राच्य पुराने आदर्शवादी हो चाहे पाश्चात्यवादी, इन्हें दोनों आदर्शवादियों के रूप में हम मान सकते हैं कि इन्होंने प्राचीन विचारधारा को ही नई विचारधारा के रूप में स्वीकार किया था, आदर्शवाद को। तो इन्होंने कहा कि जो सत्य है, इनका प्लेटो का मानना था आदर्शवादियों की तरह ही कि जो सत्य है यानी कि जो सही है वह शिव है, यानी वह अच्छा है, और जो अच्छा है यानी जो शिव है वही सुंदर है। तो इन्होंने कहा कि सत्य, शिव और सुंदर एक शाश्वत मूल्य है जिसे प्राप्त करने का प्रयास आदर्शवादी लगातार करते रहे, और प्लेटो भी इन्हीं सत्य, शिव एवं शाश्वत सत्य, शिव एवं सुंदर शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष बल दिया, और कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो हमें इन सत्यम, सत्य, शिव एवं सुंदर, इन तीनों शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य को सुदृढ़ करना। इन्होंने राज्य को भी इम्पोर्टेंस दिया है शिक्षा के अलावा। तो इन्होंने कहा क्योंकि इस समय, इनके समय में ग्रीस में सोफिस्टों का राज था, और सोफिस्ट जो थे वो व्यक्तिवाद पर आधारित थे। ठीक है, वो राष्ट्र के विकास पर या सभी के विकास की बात नहीं करते थे, वो व्यक्तिवादी विचारधारा के थे। तो इसलिए, लेकिन जो आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे उन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया, और राज्य को इन्होंने एक पूर्ण इकाई के रूप में माना, और कहा जो व्यक्ति होता है वो राज्य के लिए होता है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा राज्य की एकता सुरक्षित करने चाहिए, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सहयोग, सद्भाव एवं भ्रातृत्व का गुण विकसित करना चाहिए, जिससे कि बालक हो या व्यक्ति हो वो आपस में सबका सहयोग करे, सबके प्रति सद्भावना रखे, अच्छे विचार रखे, और भ्रातृत्व की भावना, सबको अपना भाई की समझे, यानी सबको अपना समझे। ये जो विचारधारा होगी वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी, राज्य को सुदृढ़ बनाएगी। जब सभी लोग सभी के विकास की बात कहेंगे, कोई व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिवादी होकर अपने विकास की बात नहीं कहेगा। तो इनका यही मानना था कि हमें ऐसे शिक्षा का उद्देश्य रखना चाहिए जो हमारे अंदर ऐसे गुणों को उत्पन्न करे जिससे कि राज्य की एकता सुरक्षित रहे और हम राज्य को सुदृढ़ कर सके। ठीक है, अगला जो है आपका इन्होंने जो उद्देश्य बनाया वो है नागरिकता की शिक्षा। इन्होंने कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए जो हमें नागरिकता की शिक्षा दे। इन्होंने कहा कि न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना के लिए, अगर हम न्याय पर आधारित राज्य के मतलब सभी को, कोई किसी के साथ संघर्ष न करे, सभी को समान अधिकार मिले, जो जिस वर्ग के लिए, जो जिस योग्यता का हो। तो इन्होंने कहा कि अगर हम न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे नागरिकों का निर्माण करना होगा। अच्छे नागरिक से इनका तात्पर्य था ऐसे नागरिक जो अपने कर्तव्य को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे और उस कर्तव्य के अनुरूप अपना आचरण करे, वो अच्छे नागरिक होंगे। इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जो हमारी नई पीढ़ी हो उसमें अपने कार्यों के प्रति दायित्व बोध हो, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व को वो समझे, उनमें संयम की भावना हो, वो हर परिस्थिति में संयम के अनुकूल आचरण करे, घबराए नहीं, विचलित न हो, और साहस हो उनमें, और युद्ध कौशल जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। तो ये सारी शिक्षा का दायित्व है जो बच्चों में दायित्व बोध, संयम, साहस, युद्ध कौशल जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करे, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे नागरिक का दायित्व निर्वहन करते हुए अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए। अगला पॉइंट है आपका संतुलित व्यक्तित्व का विकास, यानी शिक्षा का यह भी काम है कि जो हमारा व्यक्तित्व है उसका संतुलित विकास करे, बैलेंस करे, कहीं हमारा व्यक्तित्व टूटने ना पाए, विचलित ना होने पाए, उसमें बैलेंस बना रहे। तो इनका प्लेटो का कहना था कि मानव जीवन में अनेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। आप लोगों को पता है सभी के अंदर विरोधी तत्व का मतलब अच्छे के साथ साथ विरोधी भावनाएं भी रहती हैं। वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा माना जाता है। यह हमारा मनोविज्ञान भी कहता है कि वही व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है जो अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखकर गलत कार्यों को, अनैतिक कार्यों को करने से रोक पाता है। जैसे चोरी करना,
झूठ बोलना और भी बहुत सारे अनैतिक कार्य हैं, उन पर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपने विचारों को नहीं करने देते, तब हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो खंडित नहीं हो पाता। लेकिन जब हमारा व्यक्तित्व, हम अपने व्यक्तित्व पर, अपने विचारों पर, मनोभावों पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अनैतिक कार्यों को कर देते हैं, तो वहां पर हमारा व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है और खंडित हो जाता है। इन्होंने इसी बात को कहा कि जो हमारा मानव जीवन, उसमें अनेक विरोधी तत्व होते हैं, उनमें से संतुलन स्थापित करना, अच्छे और बुरे में समन्वय स्थापित करना, बैलेंस स्थापित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी शिक्षा के द्वारा ही हम उसमें संतुलन स्थापित कर सकते हैं। और संतुलित व्यक्तित्व का विकास और उचित आचार विचार के लिए इन्होंने कहा, संतुलित व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब हम अच्छे आचरण करेंगे, हमारे अंदर अच्छा विचार होगा। तो उसके विकास के लिए इन्होंने कहा हमें अपने स्व पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्व का मतलब कि अपने ऊपर कंट्रोल रख के हम गलत चीजों की तरफ न जाएं, हम अच्छी तरफ चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो। इन्होंने कहा इस कार्य का संपादन जो है वो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, कि शिक्षा ही वह कार्य करेगी कि मनुष्य में या बालक में उसके संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करेगी या विकास करेगी। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो उद्देश्य है वो है विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना। ठीक है, तो जो प्लेटो है वो व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों के आधार पर, यानी हमारे अंदर जो गुण है, अगर हमारे अंदर राजा का गुण है, हमारे अंदर सैनिक का गुण है, हमारे अंदर उत्पादककर्ता का गुण, तो उन गुणों के आधार पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों के आधार पर हम मतलब उनके विकास करें। और उन्होंने जो 3 वर्ग बांटे, संरक्षक, सैनिक, व्यावसायिक या उत्पादक वर्ग, तो उन्होंने कहा कि इन तीनों वर्णों की योग्यता एवं उनके उत्तरदायित्व के आधार पर हमें शिक्षा के द्वारा उन योग्यताओं का अधिकतम विकास करना चाहिए। जिसके अंदर जो योग्यता होगी, अगर शिक्षा के द्वारा उस योग्यता का विकास करेंगे, तो जो सभी सामाजिक वर्ग होंगे वो अपने कार्यों में योग्य बनेंगे और सक्षम बनेंगे। इससे समाज में संघर्ष समाप्त होगा और संघर्ष विहीन समाज का निर्माण होगा। तो ये इनके 6 शिक्षा के उद्देश्य थे, इन्होंने इस पर विचार किया कि शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने किस पाठ्यक्रम की बात कही। ठीक है, तो इन उद्देश्यों को, अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम की बात की, उन्होंने पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा और उस 3 भागों के अनुरूप इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बात की, या उन 3 वर्गों के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, इन्होंने शिक्षा को 3 भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। और इन 3 शिक्षा को 3 भागों में बांटने के हिसाब से इन्होंने इन शिक्षा के अनुरूप उसमें विषयों को शामिल किया, उन पाठ्यक्रमों को शामिल किया। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने जिन विषयों को शामिल किया है वो है खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास एवं विज्ञान। तो इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा में इन विषयों का होना चाहिए। खेलकूद इसलिए कि बच्चा खेलकूद के द्वारा उसकी इंद्रियां सक्रिय हो सके, वो उसकी इंद्रियां विकसित हो सके, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो सके, शारीरिक रूप से पूरी तरह से उसका शारीरिक विकास हो सके, और व्यायाम को भी शारीरिक दृष्टि से रखा। इसके अलावा इन्होंने कुछ विषयों को रखा जैसे संगीत, गणित, इतिहास, विज्ञान, इनकी भी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने रखा कि इन विषयों का भी ज्ञान बच्चों को कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो वर्ग रखा वो है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने जिस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया वो है गणित, कविता, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण। यानी माध्यमिक स्तर पर बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो वहां पर इन्होंने गणित की शिक्षा रखी, उसके बाद से कविता की शिक्षा रखी, इसके अलावा उसमें शिष्टाचार यानी कि वो सदाचरणों को करना सीख जाए, शिष्टाचार करना सीख जाए,
उसके अंदर शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाए, यानी ऐसे विषयों का समावेश किया जाए। इसके अलावा धर्मशास्त्र के द्वारा भी हमें उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त होगा, तो हम अनुचित को छोड़ के उचित को स्वीकार करेंगे। और सैन्य प्रशिक्षण, यानी जो भी बालक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को, राज्य को की रक्षा है, तो हमें सैन्य शिक्षण की या सैन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर सैन्य प्रशिक्षण विषय को भी शामिल किया। और उच्च शिक्षा में इन्होंने जो उच्च शिक्षा की बात कही, इसके लिए उन्होंने दर्शन, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून या आध्यात्मिक शिक्षा की बात कही, क्योंकि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो हमारे अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना। तो इस विकास के लिए उन्होंने दर्शन रखा, नीति शास्त्र को रखा, किताब होती है, नीतियों की किताब होती है, मनोविज्ञान रखा, यानी हम पूरे बालक के मन को, विचार को, उसके विकास की अवस्थाओं को, सारे उसकी रुचि के, उसकी क्षमता को हम समझ सके। एवं कानून को भी रखा और आध्यात्मिक शिक्षा की बात कही, जिससे हम अपने अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके। तो ये इनका पाठ्यक्रम था, जिसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इनको पढ़ाने के लिए इन्होंने कौन सी शिक्षण विधि अपनाई। तो शिक्षण विधि में इन्होंने चिंतन मनन एवं ध्यान है, संवाद विधि है, स्वाध्याय विधि है, खेल विधि है, अनुकरण विधि है, वार्तालाप विधि है। ठीक है, ये वार्तालाप विधि लिखा हुआ है। तो चिंतन मनन एवं ध्यान, ये जो विधि थी, इसको इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लगाया। ठीक है, जो उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम थे, उनको पढ़ने के लिए इन्होंने चिंतन मनन एवं ध्यान विधि को अपनाया। कहा कि उच्च शिक्षा में बच्चों को चिंतन मनन एवं ध्यान विधि से पढ़ाना चाहिए। स्वाध्याय विधि को भी चिंतन मनन ध्यान आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ना, सुनना, हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उस पर हम चिंतन करें, सोचे, और चिंतन करने के बाद मनन करें, मतलब जितना हो सकता है उसके नकारात्मक सकारात्मक पक्ष पर पूरी तरह से हम विचार करें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या गलत है, उसके अनुसार हम अपनी विचारधारा को लाए और उस पर यानी उसको, इसके लिए इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए चिंतन मनन एवं ध्यान विधि को अपनाया। दूसरा है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि को भी इन्होंने उच्च विधि को भी अपनाने की बात कही है। तीसरा है खेल विधि। खेल विधि इन्होंने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग किया है कि छोटे बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाना चाहिए। जो भी बच्चे सीखे वो खेल खेल में सीखे। अनुकरण विधि, अनुकरण का मतलब हम कि किसी की बात को हम नकल करें, किसी की बात का किसी भी व्यक्ति के कार्यों को हम नकल के द्वारा सीखे। इसको हम पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इन्होंने अनुकरण विधि भी बच्चों के शिक्षण के लिए ली, क्योंकि बच्चों में अनुकरण करने की योग्यता होती है, या वो बच्चा जो होता है वो स्वभावतः उसकी मूल टेंडेंसी होती है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अनुकरण के द्वारा ही जो पहला सीखता है, वो अनुकरण के द्वारा ही सीखना शुरू करता है। इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए अनुकरण विधि को अपनाने की बात कही है। और वार्तालाप विधि, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में वार्तालाप विधि को स्वीकार करने की बात कही कि हमें डिस्कशन के द्वारा अपनी चीजों को, अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये इनकी प्रमुख शिक्षण विधियां थी, जिसको प्लेटो ने अपनाया था। अब हम आते हैं कि प्लेटो ने शिक्षक को किस रूप में लिया। तो जो प्लेटो का शिक्षक के विषय में विचार था, कुछ बहुत मतलब अलग से नहीं कुछ कहा इन्होंने, क्योंकि जो शिक्षक का रूप होता है वो हमेशा जो होता है एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक। मतलब शिक्षक का रोल कहीं भी किसी भी शिक्षा व्यवस्था में लिया जाए तो शिक्षक का काम यही है कि वो बच्चे को सिखाएगा, चाहे हम शिक्षक को केंद्र रूप में लिया जाए या बालक को केंद्र रूप में लिया जाए, लेकिन जो शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का कार्य है, वो बच्चों को सिखाने का है। तो प्लेटो ने भी शिक्षक को किसी बहुत अलग रूप में नहीं लिया। इनका मानना था
कि जो शिक्षक होते हैं उनमें आदर्श गुणों से, शिक्षक को आदर्श गुणों से युक्त होना चाहिए, या का विकास होना चाहिए। शिक्षक में खुद शिक्षक को खुद आदर्शवादी होना चाहिए, ऐसे आदर्श गुण हो जिसको देखकर बच्चा गुणों का अनुकरण करे। और इन्होंने कहा कि शिक्षक के रूप में शिक्षक को कर्तव्य निष्ठा और लगन एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षक जो हो उसमें कर्तव्य निष्ठा और लगन ईमानदारी के गुण होने चाहिए। इस गुण से उसे प्रेरित होना चाहिए, जिससे अपने शिक्षा का जो कार्य है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य, उसे अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि प्लेटो एक खुद शिक्षक थे, जो उन्होंने एकेडमी स्थापित की थी, उसमें वो स्वयं शिक्षा का कार्य करते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षक के लिए आदर्श होना बताया है कि शिक्षक को आदर्श गुणों से युक्त होना चाहिए। अब हम आते हैं अनुशासन को इन्होंने किस रूप में लिया। ठीक है, तो अनुशासन की बात करते हैं तो प्लेटो जो थे वो दंडात्मक अनुशासन का समर्थन करते थे। ठीक है, उन्होंने मुक्त्यात्मक अनुशासन का पक्ष नहीं लिया है। इन्होंने कहा कि बच्चों को दंड देना चाहिए। ये छात्र करते थे प्लेटो कि वह शिक्षक के आदेश का पालन करे, यानी जो भी शिक्षक बात कहे उस बात को शिक्षार्थियों को या बच्चों को मानना चाहिए, टीचर के आदेश का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यदि छात्र अनुशासनहीनता करता है, कोई भी छात्र अनुशासन या उद्दंडता करता है, तो शिक्षक को उसे दंडित करना चाहिए। तो इन्होंने दंड व्यवस्था को अपनाया और इन्होंने कहा कि कठोर नियंत्रण, यानी जब तक हम बच्चों के ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे, कठोर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो तब तक वो अनुशासित जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इनका यही मानना था कि कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन जीने से ही सद्गुणों का विकास होता है। इन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर हमें कठोर नियंत्रण रखना चाहिए और उस कठोर नियंत्रण के द्वारा उनको अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि इन्होंने दंडात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है। दंडात्मक व्यवस्था के ये पक्ष में थे कि बच्चों को शारीरिक दंड, अगर वो उदंडता करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो शारीरिक दंड देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने आदर्शवादियों की तरह इन्होंने शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने बच्चों को प्रमुख, प्रकृतिवादी की तरह बच्चों को प्रमुख स्थान नहीं दिया। शिक्षा का केंद्र बिंदु या प्रयोजनवाद की तरह शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को नहीं माना है, इन्होंने शिक्षक को माना है। और जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसे शिक्षक के विचार के अनुसार, उसके कहने के अनुसार रहना चाहिए। और जब वो अनुशासित रहेगा, कठोर नियंत्रण में रहेगा, तभी उसका सद्गुणों का विकास होगा, जो कि इनके शिक्षा का लक्ष्य है। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, विद्यालय। ठीक है, कि प्लेटो ने विद्यालय को किस रूप में लिया। तो जो इनके गुरु थे सुकरात, वो जो वहां के नागरिक थे, एथेंस के नागरिक थे, उनको सड़कों पर घूम घूम कर शिक्षा देते थे। जहां पे जो मिल जाता था वहीं पर वो उनको शिक्षा देना शुरू कर देते थे। लेकिन प्लेटो उनके शिष्य होते हुए भी इस तरह पे सड़क पर घूम घूम के, चाहे जहाँ मंच लगाकर या वो करके किसी भी गली, चौराहे, नुक्कड़ पर शिक्षा देने की बात के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि हम ऐसे खुली जगह पे, चाहे जहाँ शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इन्होंने कहा, इन्होंने इसीलिए शिक्षा के लिए एकेडमिक नामक संस्था की स्थापना की और उसे शिक्षा का केंद्र बनाया। और इनका कहना, मानना था कि हमें निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये विद्यालय को किसी निश्चित स्थान का मतलब कि किसी एक जगह पर हम शिक्षा देने की व्यवस्था करें, जहां पर हम विद्यालय या भवन का निर्माण करें, और उसका एक निश्चित प्लेस हो कि कभी आज यहाँ, कभी वहां, ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमें उसके लिए एक प्लेस डिसाइड करना चाहिए जहां पर की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इन्होंने एक स्कूल की, यानी विद्यालय की बात को स्वीकार किया और विद्यालय निर्माण की भी बात कही कि हमें शिक्षा देने के लिए एक निश्चित प्लेस पर विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए, जहां पर बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा जो विद्यालय होते हैं
वो विद्यालय को इन्होंने मानवीकरण तथा सामाजिककरण करने वाली संस्था बताया। इनका मानना था कि विद्यालय में ही बालक के मानवीकरण यानी जो भी मानवीय गुण है, चाहे वो सद्भाव की भावना हो, चाहे प्रेम की भावना हो और सामाजिक गुण, ठीक है? वो सारे सामाजिक गुण हमारे जो निर्माण होता है, वो हमारे विद्यालय में ही होता है। ठीक है? ये टॉपिक छोटा था, आप क्या है, अब इसमें आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।